हाय दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और आज हम बात करने वाले टाटा कैपिटल के आईपीओ के बारे में, जो कि हाल फिलहाल में आया है और वो आईपीओ जो है खुल चुका है आम निवेशकों के लिए। टाटा कैपिटल की हम बात कर ले तो ये देश की चौथी सबसे बड़ी एसेट अंडर मैनेजमेंट में फाइनेंस कंपनी है। पहले नंबर की हम बात कर ले तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस आ जाता है। इस कंपनी की शुरुआत जो है 2007 के अंदर हुई थी, जहां पर कि ये एक प्रकार से एनबीएफसी का लाइसेंस लिया गया था और ये एक अपर लेयर एनबीएफसी है जो कि डिपॉजिट नहीं ले सकती। टाटा ग्रुप ने इस बिजनेस को एज एंसिलरी या सपोर्टिंग बिजनेस बनाया था, क्योंकि टाटा ग्रुप के अलग अलग डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। चाहे हम कॉमर्शियल व्हीकल की बात कर ले या पैसेंजर व्हीकल की बात कर ले, उसी के साथ साथ कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात कर ले और कई सारी चीजों की। तो वो सारी चीजों को फाइनेंस करने के लिए कंपनी रिक्वायर्ड थी, जहां पर कि पहले जो टाटा ग्रुप दूसरी फाइनेंस कंपनियों के साथ काम करती थी, इसलिए इस कंपनी को बना के टाटा ग्रुप ने जो है अपनी सर्विसों को इसके द्वारा प्रोवाइड करना चालू किया। फाइनेंशियल ईयर 2025 की बात करें हम, तो ये कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट लगभग 2.3 लाख करोड़ के आसपास हो गया है, जहां पर कि टाटा मोटर का जो फाइनेंस डिवीजन रहता था उसको भी इस कंपनी में जो है मर्ज कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ इससे पहले जो है एक टाटा का क्लीन फाइनेंस वेंचर था, उसको भी इसमें जो है मर्ज कर दिया गया, जिस वजह से इस कंपनी का जो है टोटल लोन बुक है वहां पर जबरदस्त तरीके से जो है ग्रोथ देखा गया है। और जैसा कि किसी भी फाइनेंस कंपनी में होता है, यानी कि वो पीछे से पैसा लाते और सामने से पैसा देने का काम करते और इसके बीच में जो एक मार्जिन बनाने का काम करते हैं। यहाँ पर कॉस्ट ऑफ फंड, उसके साथ साथ नेट इंटरेस्ट मार्जिन और स्प्रेड, ये सारी चीजों को देखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसी के साथ साथ इसके प्रोविजनिंग और नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए को भी देखना जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर इस टाटा कैपिटल की बुक की बात कर ले तो यहाँ पर ये जो बुक है इनका वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है। और यहाँ पर लगभग जो एमएसएमई और रिटेल की बात कर ले तो उनका जो कंट्रीब्यूशन इस पर्टिकुलर बुक में 87% के आसपास है, जहां पर कि ये कंपनी जो है ज्यादातर सिक्योर्ड लैंडिंग में काम करती। इसके साथ साथ इस कंपनी के लोन पोर्टफोलियो की बात कर ले तो छोटे से छोटा यानी कि 10,000 से लेकर 1 करोड़ तक ये जो है लोन देने का काम करते हैं और कुछ इंस्टीट्यूशन को ये लगभग 100 करोड़ तक भी देने का काम करते हैं एज अ लोन। लेकिन 98% अगर हम इनके लोन पोर्टफोलियो की बात कर ले तो वो सारे के सारे जो है 1 करोड़ से नीचे आ जाते हैं। और ये कंपनी की पेरेंट की बात कर ले, जैसे कि सारी टाटा ग्रुप की कंपनी रहती है, उनके जो पेरेंट है वो टाटा सन्स रहते हैं। तो इस कंपनी में भी टाटा सन्स का मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप है, जो कि इस आईपीओ के बाद वो थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा। और यहाँ पर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट और रिटेल को भी जो है पार्टिसिपेशन का मौका दिया जा रहा है। इसके डिटेल को आप लोग देख सकते हैं। 6 अक्टूबर में इस कंपनी का इशू जो है ओपन होने वाला है और 8 अक्टूबर में ये क्लोज होने वाला है। और इसी के साथ साथ ये कंपनी लगभग 15,500 करोड़ के आसपास जो है रेस करना चाह रही है। और पोस्ट आईपीओ की बात कर ले तो लगभग इस कंपनी का मार्केट कैप जो है 1,30,000 से 1,40,000 करोड़ के आसपास जो है घूमेगा, जो कि एक प्रकार से इसको एक एनबीएफसी सेक्टर का दिग्गज कंपनी बना देगा इतने बड़े मार्केट कैप पे। इस पर्टिकुलर कंपनी की हम बात कर ले तो इसका जो है ओमनी चैनल में प्रेजेंस है, यानी कि इसके जो एक प्रकार से एजेंसी है जहां से ये कंपनी जो है फाइनेंस करने का काम करती है। और इसी के साथ साथ इस कंपनी का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है, इस वजह से इसके ऑपरेशन को एक प्रकार से फिजिटल भी कहा जाता है। आज के समय लगभग 25 से ज्यादा प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं और इसी के साथ साथ क्रॉस सेलिंग का भी काम ये करते हैं। इस कंपनी के अंदर जब हम आगे चल के अदर इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर ये कंपनी एक प्रकार से वेंचर कैपिटल का भी काम करती है, इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। जब भी कोई एनबीएफसी जो है रेपुटेड घराने से रहती तो उसकी जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग वो कम हो जाती, क्योंकि उस ग्रुप में ताकत रहती इस वजह से। और यही एक वजह है जिसके कारण कि इस पर्टिकुलर टाटा कैपिटल को टाटा ब्रांडिंग के अंदर जो है कॉस्ट ऑफ बोरिंग जो है कम हो जाती है। और अगर इसके रेटिंग की बात कर ले तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर कंपनी की रेटिंग है AAA के आसपास, जो कि एक प्रकार से इसको एक सेगमेंट का लीडर बना देती है। इसके बाद इस कंपनी के ग्रोथ के बारे में हम बात कर ले तो फाइनेंशियल ईयर 2023 से फाइनेंशियल ईयर 2025 के आसपास इस कंपनी का जो ग्रोथ है लगभग एसेट अंडर मैनेजमेंट का 37.3% का रहा है। और ये ग्रोथ जो एक प्रकार से नॉन ऑर्गेनिक है और नॉन ऑर्गेनिक ग्रोथ को मार्केट ज्यादा वैल्यू नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर ये ग्रोथ जो एक प्रकार से एक्विजिशन से आई है। हाल फिलहाल के समय में यहाँ पर टाटा मोटर्स का जो फाइनेंस डिवीजन है उसको इस कंपनी में मर्ज किया जा रहा है और इससे पहले जो एक और इस पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंस वर्टिकल था उसको इसमें मर्ज कर दिया गया था,
जिस वजह से इस कंपनी की जो टोटल बुक और एसेट अंडर मैनेजमेंट है वो बहुत स्पीड से ग्रो हो रही है। लेकिन यहाँ पर इसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर कंसर्न्स भी आ जाते हैं। यहाँ पर पिछले के हिसाब से जो है प्रोविजनिंग थोड़ी घटी है और उसी के साथ साथ इस कंपनी के जो नेट एनपीए और ग्रॉस एनपीए वो भी थोड़ा बढ़ा हुआ है। यहाँ पर आप लोग कुछ की फाइनेंशियल समरी को देख सकते हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से आईसीआईसीआई डायरेक्ट के द्वारा बताया गया है। यहाँ पर जो इसका नेट इंटरेस्ट इनकम है 42% से बढ़ रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है 12% से, और इसी के साथ साथ पीपीपी रेशियो की बात कर ले तो वो 33% बढ़ रहा है और बुक वैल्यू की बात कर ले तो 27% के ग्रोथ में है। यहाँ पर आम निवेशक क्या करते हैं कि इस पर्टिकुलर ग्रोथ को देख के यहाँ पर पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा एक स्टेप आगे रहेंगे और इसके पीछे की ग्रोथ की वजह अगर आपको पता रहेगी तो यहाँ पर आप इस ग्रोथ को जो है कॉन्शियसली जज करेंगे। इस कंपनी के पोर्टफोलियो को थोड़ा बारीकी से जानने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डाटा में कितने अच्छे से बताया गया है कि 61.3% जो है रिटेल के आसपास यहाँ पर फाइनेंस में है, और उसके बाद एमएसएमई की बात कर ले तो वहां पर इस कंपनी के बुक का 26.2% एक्सपोजर है, और कॉर्पोरेट फाइनेंस की बात कर ले जहां पर की वर्किंग कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे लोन दिए जाते हैं वहां पर जो है 12.5% के आसपास जो है लोन दिया गया है। फिर इसके बाद इस कंपनी की प्रेजेंस की बात करें तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इंडिया में इसके बहुत ज्यादा ब्रांचेस है और अलग अलग स्टेट्स में भी ये बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। इस कंपनी की टोटल इनकम की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पर एक प्रकार से जो इंटरेस्ट इनकम आ जाता है जो कि इसका कोर इनकम हो जाता है, और दूसरा इनकम आ जाता है इसके नॉन लैंडिंग स्पेस से। तो चलिए देख लेते हैं इसके पर्टिकुलर रेशियो को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का लैंडिंग बिजनेस से जो रिवेन्यू है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है, जो कि 23 में 92% था, 24 में 97 और 25 में जो कि 98% के आसपास हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं। और नॉन लैंडिंग का बिजनेस का रिवेन्यू जो है धीरे धीरे करके कम होता जा रहा है। लैंडिंग बिजनेस में भी आपको जो है बहुत अच्छी तरीके से बाइफरगेट करके बताया गया है। होम लोन में और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में जो है लगभग इस कंपनी का 28% का एक्सपोजर है इसके लोन बुक का, और कॉमर्शियल व्हीकल में 10% और टर्म लोन में 15.8% के आसपास। और उसके बाद जो है एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू को भी बताया गया है। होम लोन में 31 लाख के आसपास, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी उसमें 16 लाख, कमर्शियल व्हीकल में 16 लाख और टर्म लोन में जो है 22.6 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पर से ये कंपनी जो है ज्यादातर लैंडिंग से कमाती है। अब नॉन लैंडिंग स्पेस से अगर हम बात कर ले तो नॉन लैंडिंग स्पेस से ये कंपनी जो है अपने एजेंसी से क्रॉस सेलिंग का काम करती है। इस कंपनी के पास जो IRDA के लाइसेंस भी है, जिस वजह से ये कंपनी जो है एक प्रकार से इंश्योरेंस भी अंडरराइट करने का काम करती है और उसे क्रॉस सेलिंग करने का काम करती है। हाल फिलहाल की हम बात कर ले तो ये कंपनी जो है 8 करोड़ पॉलिसी को सेल कर दी है, और ये जो है पॉलिसी 19 इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू आते हैं, और इसी के साथ साथ ये क्रेडिट कार्ड बेचने का भी काम करते हैं एज अ थर्ड पार्टी एजेंट। और जो वेल्थ डिवीजन है उसमें भी ये कंपनी काम करती है, जहां पर कि HNI और बड़े रिटेल क्लाइंट है उनका एसेट को मैनेज करने का काम करती हैं। और उस पर्टिकुलर वेल्थ मैनेजमेंट डिवीजन की बात कर ले तो वो आ जाता है 6,980 करोड़ के आसपास, जहां पर की ग्रोथ जो है 26.4% के आसपास हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि हमने ऑलरेडी बताया ये कंपनी एक प्रकार से प्राइवेट इक्विटी का भी काम करती, जहां पर कि 7 डिफरेंट प्रकार के फंड जो है लॉन्च कर दिए, जैसे कि थीमेटिक प्राइवेट इक्विटी फंड, ग्रोथ फंड, हेल्थ केयर फंड, इनोवेशन फंड, स्पेशल सिचुएशन फंड, जैसे कई सारे फंड। और 15 साल में लगभग 53 डील करने का ये काम की है कंपनी, जिससे कि यहाँ से इस पर्टिकुलर कंपनी का जो है नॉन लैंडिंग रिवेन्यू आ जाता है। इसके साथ साथ एक और बिजनेस जिसके बारे में हमने बात किया था, टाटा मोटर्स फाइनेंस लिमिटेड, जो कि ऑटो की सब्सिडरी हुआ करती थी, जिसको कि इस कंपनी में मर्ज कर दिए गए, जिस वजह से उसका भी 30,200 करोड़ का बुक जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में आने वाला है, जो कि धीरे धीरे आता चला जा रहा है और इसके बुक में जो है वो ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्सिडरी से ये कंपनी जो है कमर्शियल व्हीकल और जो है पैसेंजर व्हीकल में लैंड करने का काम करती थी, और आगे चल के ये बिजनेस जो है इस पर्टिकुलर कंपनी में ऐड होने वाला है। इस वजह से इस कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट इनऑर्गेनिक तरीके से बहुत स्पीड से ग्रो होता हुआ भी दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर कुछ ग्राफ से इस कंपनी के बारे में थोड़ा कुछ और चीजें जानने की कोशिश करते हैं, जो कि इस इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट में बहुत अच्छी तरीके से बताया गया। इस कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में फाइनेंशियल ईयर 23 से लेकर 25 तक लगभग 37% का ग्रोथ हुआ,
जो कि एक प्रकार से एक्सेप्शनल ग्रोथ है, क्योंकि ऑर्गेनिक तरीके से नहीं, ये इनऑर्गेनिक तरीके से हुआ है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट लाइन को देख सकते हैं, जहां पर कि कॉस्ट ऑफ फंड, यील्ड और निम के बारे में बताया गया है। यहाँ पर जो ऊपर वाला स्लैब है यानी कि यील्ड को बता रहा है, दूसरा कॉस्ट ऑफ फंड को बता रहा है, और इसके बीच में जो डिफरेंस रहता है वो इनका जो है निम रहता है। और ये फाइनेंस कंपनी के लिए एक प्रकार से आत्मा का काम करता है, और इसके बीच में अगर डिफरेंस ज्यादा नहीं रहा तो कई बार बैंकरप्सी भी फेस करना पड़ जाता है इस पर्टिकुलर कंपनियों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का नीम जो है लगभग 5.1% के आसपास जो है स्टेडी रेट में कंटिन्यू बना हुआ है, और कॉस्ट ऑफ फंड जो है थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर अगर हम यील्ड की बात कर ले तो वो भी स्लाइड धीरे धीरे करके जो है नीचे आती जा रही है। हाल फिलहाल के अंदर आरबीआई ने जो है रेपो रेट गिराया था, लेकिन उसके बावजूद जो है बैंक ने अपने शॉर्ट टर्म लेंडिंग में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया था, उसका भी इम्पैक्ट इसमें थोड़ा सा देख सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी के बोरोइंग, जिसको कि हम आगे चल के देखेंगे, वहां पर 20% जो है लोन से आता है बैंकों के द्वारा। फिर यहाँ पर क्रेडिट कॉस्ट की बात कर ले तो पोस्ट मर्जर के बाद इस कंपनी का क्रेडिट कॉस्ट जो है लगभग बढ़ते हुए दिख रहा है, जिस कारण आप लोग देख सकते हैं कितना ज्यादा उछाल आने वाला है 2025 और Q1 फाइनेंशियल ईयर 26 में। इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ले तो धीरे धीरे करके वो कम आते जा रहे हैं, और इसी के साथ साथ एसेट क्वालिटी की बात कर ले तो यहाँ पर ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए जो है धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, जो कि यहाँ पर एक प्रकार से चिंताजनक विषय बताता है। इसके साथ साथ हेल्दी आरओई की बात कर ले और आरओए की, तो वो धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, क्योंकि अलग अलग जो लैंडिंग होती है वो अलग अलग हिसाब से काम करती है, और यहाँ पर अलग अलग सब्सिडरी में अलग अलग मैनेजमेंट भी है। तो जब ये एक छत के नीचे आ जाएगा और चीजें जो है धीरे धीरे करके स्केल में मूव करना चालू होंगी, तो उस समय हमको एज अ निवेशक यहाँ पर इंप्रूवमेंट को देखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके ब्रांचेस और इसके नेटवर्क के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं इस कंपनी का जो मेजरली ब्रांच है वो पैन इंडिया में फोकस है, लेकिन यहाँ पर भी जो है साउथ और नॉर्थ में सबसे ज्यादा इसके ब्रांचेस है। इस कंपनी के रिस्क मैनेजमेंट की अगर हम बात करें दूसरे एस्टेब्लिश फाइनेंस इसके पीयर से, तो यहाँ पर बजाज फाइनेंस को आप लोग देख सकते हैं, उसने जो है बहुत अच्छी तरीके से अपने रिस्क को मैनेज किया, और उसके बाद सेकंड नंबर में टाटा कैपिटल आ जाता है। उसके बाद दूसरी कंपनी को आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर उतने ज्यादा जो है रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए हैं, जिस वजह से उनके जो चीजें हैं बड़े हुए दिखे। इसके बोरोइंग की तरफ अगर हम चले तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इंडस्ट्री लेवल जो कि 7.8 के आसपास लगभग मेंटेन्ड है, उस प्रकार में ये कंपनी जो है बोरिंग कर रही है। और इसके बोरोइंग को भी अगर आप सेगमेंट वाइज तोड़ के देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर नॉन कन्वर्सेबल डिवेंचर, इसके साथ साथ एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, ऐसे अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाइड। इसके बाद हम इस कंपनी के कंपटीशन की बात कर ले एसेट अंडर मैनेजमेंट में, नीम में, जीएनपीए, एनएनपीए और कई सारी चीजों में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इस कंपनी का जो जीएनपीए यानी कि ग्रॉस और नेट एनपीए की बात कर ले तो बजाज फाइनेंस से थोड़ा सा स्लाइड ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इंडस्ट्री से बात करें तो वो कम है, और यील्ड की बात कर ले तो वो भी कम है, और स्प्रेड जो है पूरे इंडस्ट्री से कम है, यानी कि ये कंपनी जो है ज्यादा एग्रेसिव नहीं प्ले कर रही है। और इसके बाद यहाँ पर नेट एसेट वैल्यू की बात कर ले तो इस पर्टिकुलर शेयर में जो है कम से कम जो है सबसे इंडस्ट्री वाइज एसेट है। फिर हम लोग चलते हैं प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो के ऊपर, जो कि एक प्रकार से बहुत इंपॉर्टेंट पैमाना होता है किसी भी एनबीएफसी और बैंक को जानने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं धीरे धीरे करके ये जो है रिड्यूस होता जा रहा है, जो कि आसपास 58 के आते जा रहा है। जनरली जो लीडरशिप कंपनी है 70 के आसपास मैनेज करके चलती है, जैसे कि इस कंपनी ने भी किया था, और ये डिक्रीज होते जा रहा है। तो ये एक प्रकार से चिंता का विषय हो जाता है, जब आगे चल के इसको हमें बढ़ते हुए देखना पड़ेगा, नहीं तो ये रिस्क ले आएगा अपने। इसके बाद यहाँ पर आप लोग सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लैंडिंग की तरफ भी देख सकते हैं। अनसिक्योर्ड को धीरे धीरे करके कम किया जा रहा है और सिक्योर्ड लैंडिंग को बढ़ाया जा रहा है, जिस वजह से आने वाले समय में इस कंपनी के एसेट क्वालिटी को हम अच्छे हुए देख सकते हैं। इसके बाद हम कॉस्ट ऑफ बोरोइंग को अगर फाइनेंशियल ईयर वाइज देखें तो पिछले कुछ सालों से जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग धीरे धीरे करके बढ़ती जा रही है, लेकिन हाल फिलहाल के समय में जहां पर पूरे ग्लोबल में जो है इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, और इंडिया के अंदर भी, तो धीरे धीरे चलते हुए आगे चल के इस कंपनी में भी जो है कॉस्ट ऑफ बोरोइंग नीचे आते हुए देख सकते हैं, क्योंकि ये कंपनी जो है सामने से फंड करती पैसे को, इस वजह से यहाँ पर जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव है बहुत ज्यादा हो जाती कंपनी। इसकी फाइनेंशियल समरी में आप लोग देख सकते हैं, इसे हमने इनऑर्गेनिक ग्रोथ से बताया, जो कि हाल फिलहाल के समय में ग्रोथ कम होते जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ईपीएस और कई सारी चीजें आप लोग देख सकते हैं वो धीरे धीरे करके बढ़ रही है। कुछ समय पहले ज्यादा बढ़ी थी क्योंकि एक्विजिशन हुआ, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके बढ़ रही है। फिर यहाँ पर कुछ की और रेशियो को देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग, जहां पर कि जिसको हमने ऑलरेडी बात किया, यहाँ पर ये कंपनी जो है प्राइस टू बुक वैल्यू का लगभग 4 टाइम्स ये अवेलेबल है,
और इसके जीएनपी एनएनपी की बात कर ले तो धीरे धीरे करके बढ़ रहे हैं, वहां पर रिडक्शन हमें देखना पड़ेगा। रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन एसेट की बात कर ले तो वो भी धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, जो कि एक प्रकार से अच्छा नहीं है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर कंपनी के आईपीओ के बारे में बात कर लिया, जहां पर कि इस कंपनी के बारे में जाना हमने और इसके फाइनेंशियल्स नंबर को भी जाना, जहां पर कि इसके जो एसेट क्वालिटी है धीरे धीरे करके बिगड़ती हुई दिख रही है, लेकिन अभी भी अंडर कंट्रोल्ड है। और यहाँ पर इसके अगर हम प्राइस टू बुक वैल्यू की बात कर ले तो लगभग 4 टाइम ट्रेड हो रही है। अगर इसकी वैल्यूएशन को देखना हो तो आप इसके जो लिस्टेड पीयर है उसको मिला के इससे देख सकते हैं। यहाँ पर इस कंपनी के ग्रे मार्केट की बात कर ले तो लगभग 8 से 10 रुपए वो प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। लेकिन आप यहाँ पर लिस्टेड प्लेयर और इस पर्टिकुलर कंपनी के बीच में अगर आपको डिफरेंस ज्यादा दिखे और डाउन साइड में दिखे, उस टाइम इस कंपनी को लेना ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर सामने में जो है आपके लिए कुछ पैसा बच पाएगा। अगर ये उस पर्टिकुलर लिस्टेड कंपनी से ओवर वैल्यू आता है तो आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। और क्योंकि ये आईपीओ जो है 15,000 करोड़ के आसपास है, जो कि गजब की लिक्विडिटी सक करेगा, जिसके कारण कि लगभग ऑलमोस्ट जितने ज्यादा लोग जो लगाना चाहते हैं उनको अवेलेबल हो जाएगा, तो इसकी डिमांड और सप्लाई जो है लगभग मैच हो सकती है। उस वजह से यहाँ पर शायद ऐसा हो सकता है कि प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा ना हो। यहाँ पर मैं गलत भी हो सकता हूँ, क्योंकि मार्केट में कुछ भी हो सकता है। तो आप में से कौन लोग इंटरेस्टेड है जो इस कंपनी के आईपीओ को सब्सक्राइब करने वाले हैं, कमेंट करके बताएं। और ऐसी ही जानकारी जानने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। धन्यवाद।